प्लेन एंगल यहाँ पे है, प्लेन एंगल तो समझ रहे हो कि द फिगर ऑब्टेन्ड बाय टू रेज, ठीक है ना, प्रोड्यूसिंग फ्रॉम सेम पॉइंट्स, यानी एक ही पॉइंट से दो रे निकलते हैं तो जो एंगल बनता है उसको तो हम प्लेन एंगल बोलते हैं। इसको किस में, एंगल ए ओ बी हमारा थीटा, तो रेडियन में मेजर करते हैं प्लेन एंगल को, ठीक है। लेकिन सॉलिड एंगल क्या है, ठीक है, तो सॉलिड एंगल द कोनिकल फिगर ऑब्टेन्ड बाय द ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ बाउंड्री ऑफ ए गिवन सरफेस, ठीक है। मतलब एक दी गई सरफेस है, उसके सरफेस के बाउंड्री के जितने भी पॉइंट्स हैं उस सारे पॉइंट्स को टू ए गिवन पॉइंट्स, एक दिए गए पॉइंट से क्या कर दो, मिला दो, तो एक कोण बनेगा। क्या बनेगा, कोण। तो वो जो कोण बनेगा तो उस कोण का जो वर्टेक्स पे एंगल बनेगा ना, देन एंगल मेड एट दी वर्टेक्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। यहाँ पे बोला गया दी कोनिकल फिगर ऑब्टेन्ड बाय द ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ बाउंड्री ऑफ ए गिवन सरफेस, यानी दी गई सरफेस के बाउंड्री के सारे पॉइंट को ज्वाइन कर देना है टू अ गिवन पॉइंट्स, एक दी गई पॉइंट से, तो एक कोनिकल फिगर मिलेगा हमें, ठीक है। और उस कोनिकल फिगर जो बनेगा कोन शेप का, तो उसमें जो वर्टेक्स होगा ना, तो वर्टेक्स पे जो एंगल बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। जैसे मान लो कि ये सरफेस दे दिया गया, यहाँ पे हो गया, सरफेस का एक बाउंड्री है, तो एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया गया, ओ मान लेते हैं। इस सरफेस के सारे पॉइंट को हम यहाँ से मिला देते हैं, देखो सारे पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो इससे पता चलेगा कि क्या बना हमारा, कोण बन गया ना, कोण। अब ये कोण जब बन गया, ए ओ बी एक कोण बन गया, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक एंगल बना है, इसको हम बोलेंगे, इसको वर्टेक्स बोलेंगे, यहाँ पे वर्टेक्स। तो ये जो एंगल बना ना, ये एंगल को हम ओमेगा बोलेंगे, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी जो है वो हमारा सॉलिड एंगल है, ओमेगा स्टेरेडियन इसको बोलेंगे, स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल को किस में मेजर का किया जाता है, स्टेरेडियन में किया जाता है। तो ये हो गया हमारा स्टेरेडियन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आते हैं, ठीक है। मान लो कि ये एक स्फीयर है, स्फीयर समझ रहे हो ना, ये हमारा क्या है, स्फीयर है, ये सर्किल नहीं, स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर का एक छोटा सा, इसका एक सेंटर हुआ ना यहाँ पे, एक छोटा सा टुकड़ा इसका लेते हैं स्फीयर का, एक छोटा सा टुकड़ा ले लिए स्फीयर का, मान लो ये ले लिए ना, तो ये छोटा सा टुकड़ा लिए यहाँ पे, और इस सारे, उस टुकड़े के सारे पॉइंट को हम किससे मिला दिए, सेंटर से। कितना, जो स्फीयर का जो छोटा टुकड़ा लिए हैं उसका एरिया कितना ले लिए, डी ए, स्मॉल एरिया कितना है उसका, डी ए मान के चलते हैं, छोटा सा टुकड़ा तो उसका एरिया कितना ले लिए, डी ए, ठीक है। और ये रेडियस हो गया कितना इसका, आर, कितना, आर। तो जैसे सर्किल में 1 रेडियन हम लोग पढ़े थे, कि कैसे पढ़े थे सर्किल में, कि आर रेडियस का आर्क लेते हैं ना, आर रेडियस जितना है उतना ही लेंथ का आर्क लेंगे, तो जो एंगल बनता है उसको कितना बोलते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं ना। तो यहाँ पे डी ए एरिया ले लिए, सरफेस है, यहाँ पे तो सरफेस ना है, वहाँ पे सिर्फ आर्क था, तो यहाँ पे सरफेस है, तो डी ए एरिया का हमने एक सरफेस लिया और उसके सारे पॉइंट को यहाँ मिला दिया, तो एक छोटा सा एंगल ना बनेगा, इस छोटे से एंगल को हम क्या बोलेंगे, डी ओमेगा, ठीक है। कितना, डी ओमेगा, और डी ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, याद रखेंगे, डी ए बाई कितना, आर स्क्वायर, ठीक है, डी ए बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा कौन सा, ये वाला छोटा सा एंगल ए ओ बी, और इसको हम किस में मेजर करते हैं, स्टेरेडियन, शॉर्ट में एस आर भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो डी ओमेगा इजकल टू डी ए बाई आर स्क्वायर, या फिर ओमेगा इजकल टू ए बाई आर स्क्वायर। मान लो इसका एरिया कितना हो गया, ए हो गया, रेडियस कितना हो गया, आर, तो ओमेगा का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ए बाई आर स्क्वायर। ई हो गया हमारा किस फॉर्म में, इन एलिमेंट्री फॉर्म,
एलिमेंट्री समझ रहे हो ना, छोटा वाला फॉर्म में हम बोल सकते हैं एलिमेंट्री फॉर्म। यहाँ से आर स्क्वायर इधर कर दो, इंटीग्रेशन कर दो तो एरिया निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एरिया निकल जाएगा। तो जैसे मान लो कि हमने पढ़ा है कि सर्किल के सेंटर पे टोटल कितना डिग्री का एंगल बनता है? 360 बनता है ना। और 360 को 2 पाई रेडियन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ इस सर्किल के अगर देखा जाए स्फीयर पर, ठीक है ना, स्फीयर के सेंटर पे कितना कोण बनेगा टोटल पूरे उसके सरफेस के द्वारा? तो पूरे आर्क के द्वारा तो 2 पाई रेडियन बना है यहाँ पे सर्किल में, तो स्फीयर में कितना बनेगा? तो ये अगर मान लो कि यहाँ देखो नोट फर्स्ट में कि डी ए इजकल टू, अगर हम आर ए स्क्वायर ले लेते हैं, जो सरफेस हमने यहाँ पे लिया है उसका वैल्यू हमने कितना ले लिया? आर ए स्क्वायर, ठीक है, यानी रेडियस के, हाँ रेडियस के स्क्वायर के इक्वल ले लिया एरिया। तो बताओ डी ओमेगा इजकल टू हमारा यहाँ पे लिखेंगे आर ए स्क्वायर बाई आर ए स्क्वायर ना हो जाएगा। डी ए कितना ले लिए? आर ए स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैंसिल तो कितना आ गया? एक स्टेरेडियन ना आ गया। तो एक स्टेरेडियन का डिफिनेशन यहाँ समझ में आया कि क्या, कि जितना स्फीयर का रेडियस है, ठीक है ना, जितना स्फीयर का क्या है रेडियस है, उसके स्क्वायर के इक्वल एरिया लेते हैं, तो वो एरिया उसके सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? एक स्टेरेडियन बनाएगा। जैसे यहाँ पे जितना रेडियस है उतना ही लेंथ का हम आर्क लिए तो एक रेडियन बनाया। अभी जितना रेडियस है उसके स्क्वायर के इक्वल एरिया ले लिए सरफेस का, और उस सरफेस द्वारा देखेंगे सेंटर पर कितना एंगल बना, तो क्या हो जाएगा? वो एक रेडियन, ठीक है। और पूरे सरफेस का एरिया क्या होता है? 4 पाई। पूरे सरफेस का एरिया क्या होता है स्फीयर का? अगर देखा जाए तो डी ए इजिकल टू पूरे सरफेस का एरिया बताओ। तो ये डी ए का इंटीग्रेशन का मतलब पूरे सरफेस का एरिया हो गया। तो कितना आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर अगर इसमें हम पुट कर देते हैं कहाँ पे? डी ओमेगा में, तो बताओ तो डी ओमेगा इजिकल टू 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4 पाई स्टेरेडियन। तो इसका मतलब याद रखेंगे कि स्फीयर के सेंटर पे जो एंगल बनता है ना, वो कितने रेडियन का बनता है? स्टेरेडियन का, 4 पाई स्टेरेडियन का। और सर्किल पे के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो कितने का होता है? 2 पाई रेडियन का। प्लेन एंगल हो गया, ये कौन सा एंगल हो गया? सॉलिड एंगल हो गया। 4 पाई स्टेरेडियन बनेगा, ये याद रखेंगे। और एक स्टेरेडियन क्या है वो समझ में आया? एक स्टेरेडियन जितना रेडियस है उसके स्क्वायर के इक्वल एरिया लेंगे, तो एरिया द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे? एक स्टेरेडियन, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये स्फीयर है ना, और स्फीयर का रेडियस कितना है? इसका सेंटर हो गया, आर रेडियस है इसका, ठीक है, आर रेडियस है। इसका एरिया कितना है? पूरा सरफेस एरिया ये। तो बताओ तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है स्फीयर का? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो गया? ए हो गया, ठीक है ना। ए इजकल टू क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर हुआ ना, 4 पाई आर स्क्वायर। सुनो, ये जो एरिया है ये 4 तो कांस्टेंट, पाई भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये जो है यहाँ सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। हाँ, इस अपने सरफेस एरिया जो है अपने वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी रेडियस का स्क्वायर बढ़ेगा तो सरफेस एरिया भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हियर देखो, हियर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? स्क्वायर ऑफ रेडियस। स्क्वायर ऑफ रेडियस है। तो देयरफॉर जब दो चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है तो उन दोनों का रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट। पढ़े हो ना कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इसका मतलब x बाई वाई इजकल टू क्या लिखेंगे? कांस्टेंट। यानी k क्या है हमारा यहाँ पे? कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे बताओ
ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के, तो इसका मतलब हो गया कि देयरफॉर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ए बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट कौन है हमारा 4 पाई, आर स्क्वायर इधर आएगा तो 4 पाई ना होगा, तो 4 पाई इज इक्वल ही क्या, सॉलिड एंगल कहाँ पे बनेगा, सेंटर पे बनेगा ना, कितने एरिया के द्वारा, टोटल सरफेस एरिया के द्वारा, तो ये यानी डैट इज बोल सकते हैं कि ए बाई आर स्क्वायर इजकल टू हमारा 4 पाई आया, यही हमारा क्या है 4 पाई स्टेरेडियन हो गया, यही हमारा सॉलिड एंगल हो गया पूरे सरफेस के द्वारा। तो बताओ व्हेन सरफेस एरिया इज ए देन सॉलिड एंगल इजकल टू 4 पाई, है ना, यहाँ पर मिल सकते हैं ना कि व्हेन सरफेस एरिया जो है हमारा एरिया इज ए देन सॉलिड एंगल कितना हो गया, सॉलिड एंगल हमारा कितना आ रहा है 4 पाई ना आ रहा है, और जब सरफेस एरिया 1 हो जाए, 1 समझ रहे हो ना, बताओ सरफेस एरिया व्हेन सरफेस एरिया इज 1 देन सॉलिड एंगल हमारा कितना हो जाएगा, सॉलिड एंगल ए बाई 4 पाई बाई ए हो जाएगा ना। अच्छा मान लो कि व्हेन सरफेस एरिया इज डी ए देन सॉलिड एंगल तब हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल की बात करें तो कौन हो जाएगा, सॉलिड एंगल डी ओमेगा, छोटा सा जब छोटा सा सरफेस है तो सॉलिड एंगल कितना हो गया डी ओमेगा इज इक्वल टू कितना लिखोगे 4 पाई बाई ए इंटू डी ए लिख सकते हैं। ए का वैल्यू कितना है सरफेस एरिया, रख सकते हैं, रख दो यहाँ पे, तो 4 पाई बाई कितना 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कितना लिखोगे डी ए, तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया कैंसिल, ऊपर में क्या आ गया डी ए और नीचे में आर स्क्वायर, तो डी ए बाई कितना आ गया आर स्क्वायर हो गया ना। देखो मान लो कि ये सरफेस है यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से सरफेस है और एक पॉइंट है यहाँ पे, देखो वो पॉइंट ले लिए, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इसकी सरफेस के द्वारा यहाँ पे कितना सॉलिड एंगल बनेगा वो बताना है, ठीक है। तो ये बताओ ये जो पॉइंट है इसके सरफेस के सारे पॉइंट से सेम डिस्टेंस में तो नहीं है, नहीं ना है, इसका एरिया मान लो कितना सरफेस का है डी ए है ना, कितना है डी ए है, तो अगर डी ए वेक्टर देखा जाए एरिया वेक्टर, तो इसके सेंटर से परपेंडिकुलर जो लाइन खींचेंगे ना, इसके सेंटर से होकर चाहे इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे इसके सरफेस पे, तो वो डी ए एरिया वेक्टर होगा, क्या होगा एरिया वेक्टर होगा। तो अब मान लो कि यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से डिस्टेंस देखा तो अलग हो जा रहा है, यहाँ से डिस्टेंस अलग हो जा रहा है, तो एंगल तो नहीं डिस्क्राइब कर पाएंगे ना, यानी सरफेस ऐसा होना चाहिए कि उसके बाउंड्री के सारे पॉइंट से पॉइंट क्या होना चाहिए सेम डिस्टेंस पे। तो हम इसका एक कंपोनेंट लेंगे, इस एरिया का क्या लेंगे कंपोनेंट, मतलब एक आर रेडियस का सर्किल बनाएंगे, क्या बनाएंगे आर रेडियस का एक सर्किल यहाँ पे सरफेस बनाओ, देखो हमने बना दिया इसका कंपोनेंट, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, देखो यहाँ पे एंगल हो गया ना। अब ये जो इसका एक कंपोनेंट समझ रहे हो ना, इधर एक कंपोनेंट लिए हैं, तो इन दोनों के बीच का, तो यहाँ से लेकर चलते हैं, ये जो सेंटर हो गया जो नया लिए हैं, ठीक है ना, नया जो सरफेस लिए हैं वो क्या है इस दिए गए सरफेस का कंपोनेंट है, क्या है, तो बताओ इसका जो हम एरिया वेक्टर खींचेंगे यहाँ से यहाँ ये कितना डिस्टेंस होगा ये आर, और ये देखो ये सेंटर है तो ये एरिया वेक्टर हो गया डी ए किसका है, हाँ तो इस सरफेस गिवन सरफेस का है ना, और ये सीधे ले जाते हैं इसको देखो, और आर को अगर आगे बढ़ाते हो ये पी हो गया, आर को आगे बढ़ाओ
तो ये इधर एक एन कैप ले लेते हैं। एन कैप का मतलब हो गया कि यूनिट वेक्टर है, क्या है, परपेंडिकुलर टू एक न्यू सरफेस, न्यू सरफेस पे परपेंडिकुलर है, अलोंग द क्या है, आर, आर के क्या है, अलोंग है। तो इसके बीच का जब एंगल कितना है, देखो थीटा है ना, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो बताओ ये जो एन कैप परपेंडिकुलर है नए सरफेस पे है ना, और डी ए परपेंडिकुलर है किस पे, डी ए पे, है ना। तो डी ए पे परपेंडिकुलर है, तो बताओ इसका कंपोनेंट लेंगे, ऐसे कंपोनेंट लेंगे कि जो गिवन सरफेस का एक ऐसा कंपोनेंट लो जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करे ना, तो इस आर के अलॉन्ग हो जाए, यानी परपेंडिकुलर कौन बन जाए, एन कैप। तो डी ए का कंपोनेंट इधर ले जाओगे एन कैप के अलॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा, यानी इस सरफेस जो न्यू सरफेस का एरिया हो जाएगा हमारा, वो कितना हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा हो जाएगा ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कंपोनेंट टेक अ सर्किल ऑफ रेडियस आर, ये जो सर्किल लिए हैं न्यू सर्किल, यहाँ पे न्यू सरफेस, वो कितने डिस्टेंस पे लिए हैं, पॉइंट से आर डिस्टेंस पे। तो यहाँ से अब हम जितने भी इसके बाउंड्री को मिलाएंगे तो कौन बनेगा कि नहीं, सेम डिस्टेंस पे होगा, सब सेम डिस्टेंस पे ना होगा। तो टेक अ सरफेस, यहाँ पे लिख सकते हैं टेक अ सरफेस एट ए डिस्टेंस कितना, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट किससे, ओ से, विच इज जो सरफेस लिए हैं, विच इज कंपोनेंट ऑफ, वो कंपोनेंट हो जाएगा किसका, कंपोनेंट ऑफ गिवन सरफेस डी ए, गिवन सरफेस डी ए। तो बताओ सरफेस एरिया क्या हो जाएगा तब इसका, न्यू जो टेकन सरफेस जो है ना, ली गई सरफेस का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा होगा ना। लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ टेकन सरफेस, चाहे टेकिंग सरफेस, टेकन लिखो ठीक रहेगा, टेकन सरफेस का क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे सॉलिड एंगल एट पॉइंट ओ पे सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, डी ओमेगा इजकल टू डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो सॉलिड एंगल हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉलिड एंगल एट पॉइंट ओ इज कितना, डी ए इजकल टू डी ओमेगा इजकल टू क्या लिखेंगे, डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। और एन कैप जो है हमारा, हियर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग आर, आर के अलोंग न है, एंड परपेंडिकुलर टू द टेकन सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर भी है ना। तो हियर लिखेंगे हियर एन कैप इज क्या, यूनिट वेक्टर है अलोंग, किसके अलोंग है, वेक्टर आर, यानी डेट इज बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू न्यू सरफेस। अब परपेंडिकुलर है न्यू सरफेस का, तो एन कैप और डी ए के बीच का एंगल थीटा ना है। तो बताओ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, देन लिख सकते हैं देन एन कैप डॉट डी ए। बताओ डी ए कैप चाहे एन कैप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई डॉट प्रोडक्ट में चलता है, देखो वेक्टर ए डॉट बी लिखो चाहे वेक्टर बी डॉट में चलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, तुम वेक्टर डी ए वेक्टर और डॉट क्या लिख सकते हैं, वेक्टर एन कैप। तो इससे होता है वेक्टर डी ए का मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा पर है ना, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। तो डी ए को क्या लिख सकते हैं, डी ए एन कैप यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है, तो डी ए कॉस थीटा हो गया ना। तो डी ए कॉस थीटा को डी ए कैप डॉट एन कैप लिख सकते हैं ना। तो बताओ इस यहाँ पे जो डी ओमेगा आया है डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, उसे अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, तो डी ओमेगा इजकल टू क्या हो जाएगा, डी ए वेक्टर डॉट एन कैप बाई कितना, आर स्क्वायर हो गया ना। अब बताओ, अब जब सोच दिमाग में आ रहा होगा कि ये वेक्टर प्रोडक्ट में आ गया, वेक्टर वाला में, तो ये भी वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए। तो नहीं, क्या हम पढ़े कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, स्केलर होता है ना, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर होता है। तो यहाँ तो डॉट प्रोडक्ट में है, तो ये तो वेक्टर नहीं ना हुआ, क्या हुआ, स्केलर हो गया।